Hello, I am Visamar Sharma. Welcome to my YouTube channel. आज का अपना टॉपिक है लीवर सिरोसिस पार्ट सेकंड। इससे पहले अपन ने देखा था पार्ट फर्स्ट, जिसमें अपन ने देखा था व्हाट इज लीवर सिरोसिस, जिसमें अपन ने डेफिनेशन देखी, एटियोलॉजी एंड टाइप्स देखा और लास्ट में अपन ने इसके सिम्टम्स देखा। यदि लीवर सिरोसिस की डेफिनेशन में अपन ने मेनली क्या देखा था कि जो इसकी मेन सेल्स थी कौन सी, हेपेटोसाइट्स, उनका डिस्ट्रॉय हो रहा था, जिसकी वजह से लीवर में एक स्केर का फॉर्मेशन हो रहा था, जिसे ही अपन ने क्या बोला, लीवर सिरोसिस। अब नेक्स्ट अपन जो पार्ट में स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड, जो जिसमें कि अपन इसका व्हाट इज डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोसिस है, क्या क्या इसका मैनेजमेंट है और साथ ही इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो भी अपन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें अपन देखते हैं डायग्नोसिस। लीवर सिरोसिस का कोई पेशेंट है जो कि मेनली जब हॉस्पिटल में आता है तो डॉक्टर क्या क्या उसको डायग्नोस करके उस डिजीज का कंफर्मेशन करने की कोशिश करता है। उसी में डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले डायग्नोस करता है वो एक तो एलएफटी, फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी। एलएफटी में मेनली करता क्या है, उसमें मेनली होता है क्या कि जो भी लीवर्स के एंजाइम्स था उनका लेवल को असेस किया जाता है और लेवल के अकॉर्डिंग ये डिटरमाइन कर लिया जाता है कि डिजीज की कौन सी कंडीशन किस स्टेज में है। तो सबसे पहले करते हैं कौन सा, एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। अब लीवर फंक्शन टेस्ट में कौन कौन सा एंजाइम है, एंजाइम्स की बात करें तो जो फर्स्ट एंजाइम है वो एंजाइम है आपको कौन सा, एसजीपीटी, जिसको अपन दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, एएलटी। एसजीपीटी मतलब सीरम ग्लूटामिक पाइरुविक ट्रांसएमाइलेज या एएलटी। एएलटी मतलब एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज, इस नाम से भी अपन इसको जाना जाता है। यदि इसका मेनली जो फंक्शंस की बात करें तो एसजीपीटी का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, इट हेल्प कन्वर्ट टू प्रोटीन इनटू द एनर्जी इन द लीवर सेल्स। ये क्या करता है, जो लीवर सेल्स में जो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, किसके थ्रू, प्रोटीन को कन्वर्ट करके लीवर सेल्स में एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो इसी के साथ साथ जो दूसरा एंजाइम है वो देखते हैं अपन। दूसरा एंजाइम था एसजीपीटी, एसजीओटी, दूसरा अपना एंजाइम है एसजीओटी या एएसटी। फुल फॉर्म की बात करें तो इसका सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो ट्रांसएमाइलेज। यदि एएसटी की फुल फॉर्म की बात करें, एस्प्रेड एमिनो ट्रांसफरेज। दूसरा एंजाइम है जो जिसका अपन मेनली लेवल चेक करते हैं वो कौन सा, एसजीओटी, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो ट्रांसएमाइलेज। और इस यदि एएसटी की फुल फॉर्म की बात करें तो एस्प्रेड एमाइनो ट्रांसफरेज। ये इसका नॉर्मल डेफिनेशन। इसी के साथ साथ इन दोनों एंजाइम्स की यदि अपन तुलनात्मक रूप से या डिफरेंस करें, यदि नॉर्मल लेवल का नॉर्मल वैल्यू इनकी क्या होती है तो एसजीपीटी, एसजीओटी। यदि इसका नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो इसका होता है 8 to 56 यूनिट पर लीटर और एसजीओटी का 5 to
वैल्यू होती है। अब लीवर सिरोसिस का जो पेशेंट आएगा उसमें यदि अपन डायग्नोज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जब डायग्नोज करते हैं तो एसजीपीटी का लेवल क्या होता है 8 to 56 से अबव हो जाता है इंक्रीज्ड, और एसजीओटी का उसका भी लेवल क्या मोर देन मतलब इंक्रीज्ड अपन को वैल्यू इसकी देखने को मिलती थी। इन दोनों एंजाइम्स के साथ साथ अपन ब्लड में एक डायग्नोज और करते हैं, चेक द बिलिरुबिन लेवल। बिलिरुबिन, अब बिलिरुबिन था, जो बिलिरुबिन का लेवल क्या हो जाता है इसमें इंक्रीज्ड। यदि कोई भी लीवर सिरोसिस का पेशेंट है उसमें अपन डायग्नोज करके देखते हैं तो बिलिरुबिन का जो लेवल था वो इंक्रीज्ड मिलता है अपन को। इंक्रीज्ड क्यों हो जाता है, क्योंकि लीवर सिरोसिस हुआ जिसकी वजह से सेल्स क्या हुआ स्केर हो गए, स्केर की वजह से क्या होता है कि जो बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म से कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होना था वो कन्वर्ट नहीं हो पाता और बिलिरुबिन का अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता। यदि नॉर्मल लेवल की बात करें तो नॉर्मली बिलिरुबिन का लेवल होता है 1.2 mg पर डे। यदि नॉर्मल बिलिरुबिन की बॉडी में यदि इसका लेवल की बात करें तो 0.2 से 1.2 mg पर डे होता है, लेकिन जब इसका डायग्नोज करते हैं तो ये जो लेवल होता है वो अपन को क्या मिलता है इंक्रीज्ड, मतलब बढ़ा हुआ ये लेवल अपन को डायग्नोज में फाइंड आउट होता है। इसी के साथ साथ एक डायग्नोज करते हैं अपन, कौन सा डायग्नोज करते हैं उसमें अपन को ब्लीडिंग टाइम एंड क्लोटिंग टाइम, वो भी क्या मिलता है अपन को इंक्रीज्ड मिलता है। ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम भी क्या होता है इंक्रीज्ड होता है। वो कैसे इंक्रीज्ड होते हैं वो आपको आगे कॉम्प्लिकेशन में पूरा डिफाइन करते हैं। तो डायग्नोज में मेनली अपन क्या करते हैं, तो एलएफटी करते हैं, एलएफटी में एसजीपीटी का लेवल असेस करते हैं और एक करते हैं एसजीओटी का, जिसका नॉर्मल एसजीपीटी का नॉर्मल लेवल होता है आपका 8 to 56 यूनिट पर लीटर जो इंक्रीज्ड मिलता है। उसी के साथ साथ एसजीओटी का लेवल कितना होता था 5 to 14 यूनिट पर लीटर जो भी इंक्रीज मिलता है। इसके साथ बिलिरुबिन का लेवल था वो भी इंक्रीज होता है और क्लोटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम वो भी क्या होता है इंक्रीज होता है। तो ये तो अपन ने देखे कुछ डायग्नोसिस जो कि अपन लीवर सिरोसिस के पेशेंट में करते हैं। अब इसी के साथ साथ कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो एक लीवर सिरोसिस का पेशेंट यदि इसी के साथ साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। यदि कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है अपना, फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है इसके बारे में पहले आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि किस प्रकार पोर्टल वेन में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। यदि पोर्टल सर्कुलेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है जो भी एब्डोमिनल पार्ट्स थे, कौन कौन से आपके स्प्लीन हो गया, एब्डोमेन आपका स्टोमक हो गया, लोअर इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनसे क्या होता है जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ पहुंचता था पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन से कहाँ पहुंचता था आपके लीवर में। फिर वहां पर उसका मेटाबॉलिज्म कंटेंट थे, उनका मेटाबॉलिज्म हो गया, जो भी शेष रिकमेंडेड डीऑक्सीजनेटेड था वो हेपेटिक वेन के थ्रू कहाँ पहुंचता था इंफीरियर वेना कैवा। अब मैंने यदि अपन 5 वेन्स थी जो कि मिलकर एक पोर्टल वेन का फॉर्मेशन करती थी। 5 वेन कौन कौन सी थी, मेनली गैस्ट्रिक वेन, एक आपकी स्प्लेनिक वेन, एक आपका सिस्टिक, एक आपका सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, और 5th नंबर की आपकी इंफीरियर
मेजेंट्रिक वेन। ये 5 वेन्स होती है जो कि अपना सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके कहां पर सेक्रेट करती है, कहां पर स्टोरेज करती है, आपका पोर्टल वेन। गैस्ट्रिक वेन की बात करें तो गैस्ट्रिक वेन कहां से, मेनली स्टोमक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है। स्प्लेनिक थी जो आपकी कहां से, मेनली जो भी स्प्लीन था पेनक्रियास से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है। सिस्टिक वेन जो कि गॉल ब्लैडर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है। सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन ये आपकी मेनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उससे डीऑक्सीजनेटेड, और इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है और कलेक्ट करने के बाद कहाँ ड्रेनेज करती है, मेनली पोर्टल वेन में। ये पोर्टल वेन में ड्रेनेज करने के बाद पोर्टल वेन से कहां पर ब्लड पहुंचता है, जो लीवर था, लीवर तक ये लीवर में जाकर ड्रेनेज करती है पोर्टल वेन के थ्रू। अब जो लीवर सिरोसिस होता है उसमें होता है क्या है कि जो सेल्स थी हेपेटोसाइट्स को डिस्ट्रॉय होकर एक स्केयर का फॉर्मेशन, ये मान लो स्केयर का फॉर्मेशन हो गया, स्केयर फॉर्मेशन हो गया। इसी की वजह से जो ब्लड आता था, जैसे ये ब्लड सप्लाई हो रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर में पहुंचता है, लेकिन लीवर में किसका फॉर्मेशन हो गया, स्केयर का फॉर्मेशन हो गया। स्केयर का फॉर्मेशन हो गया जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे की तरफ नहीं जा पाता और वही ब्लड वापस रिटर्न कहां पर हो जाता है, पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन से थ्रू वापस जो भी वेन्स थी उनमें बढ़ जाता है और जो पोर्टल वेन था उसका जो प्रेशर था वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। जो इंक्रीज हो जाता है उसी इंक्रीज प्रेशर को अपन ने क्या बोल दिया, पोर्टल हाइपरटेंशन। तो ये पोर्टल हाइपरटेंशन था जिसका मैकेनिज्म 5 वेन्स थी, कौन कौन सी आपकी, गैस्ट्रिक वेन हो गई, स्प्लीनिक वेन, सिस्टिक वेन, सुपीरियर इंफीरियर वेन, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन। ये पांचों लाकर कहां ड्रेनेज करती है, पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन से कहां जाता है, लीवर में, लेकिन लीवर में किसका फॉर्मेशन हो गया, स्केयर का। इसी वजह से ब्लड लीवर में नहीं पहुंच पाता, वापस रिटर्न हो जाता है, पोर्टल वेन का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसी को अपन ने क्या बोल देते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन। अब ये पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ, इसी की वजह से कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को अपन बॉडी में मिल सकते हैं। जैसे बात करें तो कौन सा, यदि इसमें कॉम्प्लिकेशन पोर्टल वेन की वजह से, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। एक तो अपना इसोफेजियल वेरिसेस, इसोफेजियल वेरिसेस कैसे होगा कि पोर्टल वेन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था प्रेशर की वजह से रिवर्स बैक हो रहा था, जो स्टोमक था गैस्ट्रिक वेन के थ्रू वहां पर ब्लड वापस रिवर्स हो रहा था। उसी के साथ साथ क्या होगा, इसोफेगस की सुपीरियर जो वेन्स थी वो क्या हो जाती है, डायलेटेड, डिस्टेंशन एंड रप्चर। जो इसोफेगस के चारों तरफ सुपीरियर खासकर लोअर पार्ट में जो वेन्स थी उन वेन्स में क्या हो जाता है, वो डायलेटेड हो जाती है। डायलेटेड होने के बाद उनमें डिस्टेंशन हो जाता है, डिस्टेंशन होने के बाद लास्ट में वो रप्चर हो जाती है और एज ए ब्लीडिंग अपन को देखने को मिलती है इसोफेजियल वेरिसेस में। इसी के ट्रीटमेंट के लिए यदि वेरिसेस यदि ये इस प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है तो इसके ट्रीटमेंट, एक ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के रूप में अपन एक ट्यूब यूज लेते हैं, संगेस्टेन ब्लैक मोर ट्यूब। यदि कोई पेशेंट है
ट्यूब का यूज लेते हैं, संगस्टेन ब्लैकमोर ट्यूब। ये ट्यूब क्या होती है कि जो जैसे ये इसोफेगस हो गया, इसोफेगस में ये ट्यूब इंसर्ट करवा दिया अपन ने, तो ये जैसे इंसर्ट कर दी तो उसके बाद इन्फ्लेट करते हैं, तो ये जो इन्फ्लेट करने के बाद एक ये जो बैलून होता है वो कंप्रेस डालता है किसकी वेन के ऊपर, इसोफेगस की वेन्स के ऊपर कंप्रेस डालता है। कंप्रेस की वजह से, कंप्रेशन की वजह से वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो अपन एज ए ट्रीटमेंट के रूप में कौन सी ट्यूब यूज लेते हैं, संगस्टेन ब्लैकमोर ट्यूब। लेकिन कभी कभी इसकी वजह से कुछ अबनॉर्मलिटी भी देखने को मिल सकती है, वो अबनॉर्मलिटी आपकी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी उस पेशेंट को देखने को मिल सकता है। यदि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाती है तो उसी समय उस ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट अपन कॉम्प्लिकेशन इसमें देखते हैं कौन सा, पोर्टल वेन की वजह से एक कॉम्प्लिकेशन इसोफेगस था, इसकी वजह से दूसरा कॉम्प्लिकेशन भी अपन देख सकते हैं, हेमरोइड्स। हेमरोइड्स में भी क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन की रेक्टम की वेन्स क्या हो जाती है, एक तरह से डिस्टेंडेड, डायलेटेड एंड डिस्टेंडेड एंड रप्चर। हेमरोइड वो भी लार्ज रेक्टम की जो वेन्स होती है वो क्या हो जाती है, डायलेटेड हो जाती है, डिस्टेंडेड और रप्चर होने के साथ ब्लीडिंग होने की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। यदि नेक्स्ट यदि अपन कॉम्प्लिकेशन की बात करें इसमें, तो वो कॉम्प्लिकेशन है अपना एसाइटिस। दूसरा यदि कॉम्प्लिकेशन बात करें तो एसाइटिस जैसा कि आपको पहले क्लास में बताया था, एसाइटिस मतलब फ्लूइड कलेक्शन इन द पेरिटोनियल कैविटी। अब वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स था, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, उनका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, लीवर में। लीवर आपका प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा, जिसके वजह से एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज हो रहा था। एल्ब्यूमिन क्या काम करता है, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। अब ऑन्कोटिक प्रेशर क्या करता है, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड को एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पहुंचने में स्टॉप करता है, मतलब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को इंट्रासेलुलर फ्लूइड को एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आने से रोकता है। लेकिन एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो गया, ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो इसकी वजह से क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जिसकी वजह से एसाइटिस या जनरलाइज्ड एडिमा देखने को मिलता है। इसी के साथ नेक्स्ट यदि कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वो कॉम्प्लिकेशन है अपना हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी यदि हेपेटिक मतलब लीवर की वजह से ब्रेन के फंक्शंस में फेलियर हो जाना या डिस्टरबेंस हो जाना हेपेटिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं। अब यह कंडीशन अपन को कैसे दिखाई देती है उसको अपन थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। बात करते हैं हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, ये किस प्रकार होता है। कुछ कंटेंट्स होते हैं, फूड कंटेंट्स कौन कौन से, जैसे आपका हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, इनका मेटाबॉलिज्म का होता है बॉडी में जैसे प्रोटीन हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, इनका क्या मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, फिर लीवर से मेटाबॉलिज्म होकर लास्ट में एक्सक्रीट किया जाता है। बात करते हैं सबसे पहले प्रोटीन की। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा
यदि मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म मतलब छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होना। अब जैसे प्रोटीन सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है आपका, एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के बाद ये किस में कन्वर्ट होता है आपका, अमोनिया, और अमोनिया के बाद ये यूरिया। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हुआ। मेटाबॉलिज्म सबसे पहले ये एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद अमोनिया में, अमोनिया के बाद ये यूरिया में कन्वर्ट होता है। इन दोनों की बात करें, दोनों मतलब एमिनो एसिड्स और अमोनिया, इनको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट। ये नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। अब जो आपका लीवर फंक्शन करता है वो क्या काम करता है, जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट बाय लीवर। लीवर क्या काम करता है, अमोनिया को किस में कन्वर्ट करता है, यूरिया में। लेकिन यदि कोई पेशेंट है उसमें इफ लीवर सिरोसिस प्रेजेंट है, तो लीवर सिरोसिस की वजह से जो अमोनिया था वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बॉडी में क्या करता है कि ये दोनों नाइट्रोजिनस कौन से एमिनो एसिड्स और अमोनिया, इनका लेवल क्या होता है बॉडी में, इंक्रीज्ड हो जाता है। अब इंक्रीज ये लेवल हो जाता है, इंक्रीज तो इनमें से क्या करता है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर, बीबीबी को क्रॉस करके कहां चले जाते हैं, ब्रेन में। जो नाइट्रोजिनस वेस्ट था उनका क्वांटिटी लेवल इंक्रीज हुआ, जो ब्रेन से पहुंचने के पहले एक चैनल या बोल सकते हैं कि एक गेट होता है, कौन सा, बीबीबी। इसी चैनल को पार करके ब्रेन के पास पहुंचना पड़ता है, लेकिन नाइट्रोजिनस का लेवल बढ़ गया तो बीबीबी को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कहां पहुंच जाता है आपका, ब्रेन तक। और ब्रेन तक क्रॉस करने के बाद ये क्या करता है, नर्व को डैमेज कर देता है। नर्व को डैमेज करने के बाद एक साइन या अबनॉर्मलिटी दिखाई देती है, जिसे अपन बोलते हैं एस्टेक्सिस। एक्सटेरिसिस, जिसे अपन फ्लैपिंग ट्रेमर इन हैंड एंड डिक्रीज्ड LOC। एक्सटेरिक्स जिसे क्या बोलते हैं, फ्लैपिंग ट्रेमर या इसके साथ लॉस ऑफ कॉन्शियस देखने को मिलता है, जिसे पर क्या बोलते हैं, फिर लास्ट में क्या उसको बोलते हैं अपन, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। तो सिंपल सी है कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होकर किस में कन्वर्ट हुआ, एमिनो एसिड्स में। एमिनो एसिड्स किस में, अमोनिया। और लीवर क्या काम करता है, उसको यूरिया में कन्वर्ट करके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर जाता है। लेकिन कोई पेशेंट है जिसमें लीवर सिरोसिस हो गया, तो लीवर सिरोसिस होने के बाद ये दोनों कंटेंट है, कौन कौन से, एमिनो एसिड्स और अमोनिया, ये जो इनको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट, इनका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये नाइट्रोजिनस क्या करते हैं, बीबीबी को क्रॉस करके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कहां पहुंच जाते हैं, ब्रेन में। और ब्रेन में जाकर क्या करते हैं, नर्व को डैमेज कर देते हैं, जिसी के साथ साथ एस्टेरिक्स कंडीशन देखने को मिलती है, जिसे अपन ट्रेमर्स भी बोल जाते हैं। फ्लैपिंग ट्रेमर्स जैसे कि हैंड्स हैं, हैंड्स में जो हेड्स है वो यूं इस प्रकार दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ जो कॉन्शियस लेवल था वो भी
साथ अपना नेक्स्ट यदि कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो वो है अपना कौन सा, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है आपका कोगुलेशन डिफेक्ट। कोगुलेशन डिफेक्ट, यदि कोगुलेशन डिफेक्ट की बात करें तो मेनली जो 3-4 विटामिन कौन कौन से, विटामिन ए, डी, ई और के, इन चारों का फॉर्मेशन कहां पर होता है, लीवर में। अब विटामिन के जिसको अपन क्लोटिंग फैक्टर्स भी बोलते हैं, ये विटामिन के जो कि किसको प्रमोट करता है, सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10, इनको फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कोगुलेशन डिफेक्ट, कोगुलेशन डिफेक्ट अपन बात कर रहे थे मेनली ए, डी, ई, के, ये विटामिन से इनका फॉर्मेशन कहां पर होता है, लीवर में। लेकिन यदि लीवर सिरोसिस है, लीवर की सेल्स मतलब इनका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो विटामिन के अपन क्या करते हैं, ये किस में हेल्प करता है, 4 क्लोटिंग फैक्टर है उनका फॉर्मेशन है, कौन कौन से, सेकंड, 7, 9 और 10, इनका फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। लेकिन लीवर सिरोसिस है, के का फॉर्मेशन एडुकेट नहीं हो रहा, तो उसी वजह से क्लोटिंग फैक्टर्स इनका भी फॉर्मेशन एडुकेट नहीं हो पा रहा। इसी वजह से जो अपन ने डायग्नोसिस में देखा था कि क्लोटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम क्या हो रहा था, इंक्रीज अपन को देखने को मिल रहा था। इसी के साथ यदि लास्ट अपन कॉम्प्लिकेशंस, तो अपन ने कितना 4 कॉम्प्लिकेशन देख लिया, पोर्टल हाइपरटेंशन, एसाइटिस, हिपेटिक इंसेफेलोपैथी और कोगुलेशन डिफेक्ट। इसी के बाद अपन बात करते हैं इसके कुछ मैनेजमेंट। यदि मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। यदि मेडिकल मैनेजमेंट में कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती है जो अपन इनमें प्रोवाइड करवाते हैं। यदि फर्स्ट बात करवाते हैं तो प्रोवाइड लेक्टुलेस मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं। इसको अपन ये लेक्जेटिव होती है, लेक्जेटिव मेडिसिन भी बोलते हैं। इसका जो मेनली फंक्शंस होता है, ये फंक्शंस क्या करती हैं, जीआईटी को स्टिमुलेट करके जो अमोनिया या प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देती है, प्रोटीन के लेवल को डिक्रीज कर देती है और जीआईटी को स्टिमुलेट कर देती है। इसी वजह से अपन क्या देते हैं, लेक्टुलेस। इसी के साथ यदि दूसरी ड्रग्स की बात करें तो प्रोवाइड नियोमाइसिन मेडिसिन, ये भी अपन किसमें, लीवर सिरोसिस में मेन ड्रग्स देते हैं। यदि इससे अलग एक बात करें तो जो जीआई होता है, जीआई ट्रैक्ट में एक फ्लोरा, जीआई ट्रैक्ट में फ्लोरा या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों फ्लोरा ये क्या करते हैं, अमोनिया के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। जीआई में कुछ फ्लोरा या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, अमोनिया के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। तो अपन जो नियोमाइसिन मेडिसिन देते हैं, वो नियोमाइसिन क्या करती है, ये दो दोनों फ्लोरा या बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय या किल कर देती है। यदि ये दोनों किल हो गए तो जो अमोनिया का लेवल था वो मेंटेन रहता है और डिक्रीज नहीं होता। इसी के साथ साथ अपन एक ड्रग्स और देते हैं, निजेटेडिन। इसको अपन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के नाम से भी जानते हैं। ये बात करें इसकी तो ये लीवर सिरोसिस में एक तरह से ड्रग ऑफ
चॉइस बोलते हैं इसको। और ये क्या करता है, डिक्रीज द लेवल ऑफ HCl, HCl के लेवल को डिक्रीज करके डिक्रीज करने का काम करती है। इसी के साथ साथ यदि मेडिकल के बाद में अपन बात करें इसके डाइट में कि क्या क्या डाइट देनी चाहिए एक लीवर सिरोसिस के पेशेंट को, यदि बात करें तो मेनली डाइट में तो लो फैट एंड लो प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट वाली ड्रग्स वो डाइट अपन अफोर्ड या प्रोवाइड करवाते हैं जिसको लीवर सिरोसिस के पेशेंट को। लो फैट अपन क्यों करवाते हैं, क्योंकि जो भी फैट का मेटाबॉलिज्म उसको जो एंजाइम उनका लेवल जो लीवर में प्रेजेंट है उनका लेवल कम हो रहा है, जिसकी वजह से फैट का मेटाबॉलिज्म होने में प्रॉब्लम होती है। उसी के साथ लो प्रोटीन क्यों, ताकि जितना कम प्रोटीन लेंगे उतना ही अमोनिया का सिक्रेशन या अमोनिया का लेवल कम होगा। तो अमोनिया के लेवल को कम करने के लिए लो प्रोटीन देते हैं। साथ के साथ जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है लीवर कैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, लेकिन लीवर सिरोसिस है वो ये मैकेनिज्म नहीं कर पाता, इसलिए बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है। तो एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए अपन क्या करते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट में रेफर करते हैं। यदि इसी के साथ अपन नेक्स्ट मैनेजमेंट, यदि सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल में अपन मेनली सर्जिकल में बात करें तो इसमें लीवर ट्रांसप्लांटेशन और लोबेक्टोमी, या तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं या लीवर के कुछ पार्ट या लोब्स को ही कट कर दिया, रिमूव कर दिया जाता है। लीवर का क्या जो पार्ट है उनमें वापस इंक्रीज या वापस अपीयर होने की कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से ये पार्ट जो लोब काटा गया रिमूव किया गया वापस आने की कैपेबल होता है। तो या तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन करता है या फिर स्पेसिफिक पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ यदि अपन जनरल मैनेजमेंट की बात करें, जनरल मैनेजमेंट तो उसमें मेनली अपन क्या क्या करेंगे, वाइटल साइंस चेक करते हैं, वाइटल साइंस, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजी के साथ साथ अपन जो है सेफ्टी प्रोवाइड करवाते हैं, उसी के साथ साथ रेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट, जो भी पेशेंट होता है उसको बोलते हैं रेस्ट। जनरल मैनेजमेंट की बात करें तो वाइटल साइंस चेक करते हैं, साथ के साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं तथा सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। सेफ्टी को प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि उसका जो ब्रेन की हिपेटिक इंसेफेलोपैथी की वजह से जो उसका कॉन्शियस लेवल था वो क्या हुआ था, डिक्रीज, इसलिए इंजरी होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है, इसीलिए पेशेंट को क्या रेस्ट प्रोवाइड कराने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है। तो इस प्रकार अपन ने इसका मैनेजमेंट देख लिया। मैनेजमेंट में अपन ने मेडिकल मैनेजमेंट, डाइट देखा, सर्जिकल देखा और जनरल मैनेजमेंट अपन ने कंप्लीट किया। तो इस प्रकार लीवर सिरोसिस अपना ये पूरा लीवर सिरोसिस कंप्लीट होता है, जिसमें अपन ने डेफिनेशन से लेकर पूरा मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।